नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से उस व्हाइट हाउस में आए हैं तब से वो सुर्खियों में ही रहते हैं। वो हर रोज पचासों तो ऑर्डर साइन करते हैं, पचासों वो भाषण करते हैं और हर एक के पीछे ऐसी बात होती है जो सारे विश्व में किसी ना किसी जगह पर असर जरूर डालती है। अभी तक तो वो भारत को धमकाए जा रहे थे। जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में जनरल असेंबली का भाषण दिया तो वहां पर बैठे हुए 200 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि अचंभे में पड़ गए। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे उनकी आदत है, बड़ी फ्रैंक बात करते हैं। सबसे जब वो गुस्से प्रॉब्लम उनके साथ हुई कि एस्केलेटर नहीं काम कर रहा था। उसके ऊपर गुस्सा चढ़ गया उनको कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो चढ़ रहा था, मेरे को परेशानी नहीं होती, मेरी पत्नी क्योंकि जवान है उसको कोई परेशानी नहीं हुई। जब स्टेज पे बोलना शुरू किए तो उनका प्रॉम्प्टर बंद हो गया कि स्पीच लिखी हुई थी, दोनों तरफ पढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने उस प्रॉम्प्टर के बिना भी कुछ शब्द बोले, उसके बाद भी बोले, इतनी लंबी स्पीच दी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। क्या कहा और क्यों कहा, इसके ऊपर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। सबसे पहले मैं ये बात बताऊं, बड़ी अजीब लगी मेरे को बात और प्यारी भी लगी और जैसे लगता है दिल से उन्होंने बोली। लोग कहते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला, सुना होगा आपने। उन्होंने कहा जी मैंने जब से प्रेसिडेंट बना हूँ, मैंने अपनी फाइल में ये ऑर्डर किया है कि आप कोल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे क्लीन ब्यूटीफुल कोल। I call it beautiful, clean coal. I tell my people never use the word coal unless you put beautiful, clean before it. Right, Doc? So we call it beautiful, clean coal. Beautiful, clean coal. So today, thank you. Today we're taking historic action to help American workers, miners, families, and consumers. We're ending Joe Biden's war on beautiful, clean coal once and for all. And it wasn't just Biden, it was Obama, and there were others, but we're doing the exact opposite. And all those plants that have been closed are going to be opened. यानी कि कोयला सुंदर भी है और साफ भी है। अभी तक सारे विश्व में ये चल रहा था कि फॉसिल फ्यूल जो हैं, जैसे कोयला है, उसका प्रयोग कम होना चाहिए बिजली बनाने के लिए या किसी और चीज़ के यूज़ करने के लिए, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। ट्रंप साहब ने इसको टोटल उल्टा कर दिया कि ये तो अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थी। कोल से अच्छा एनर्जी का साधन कोई नहीं है, उसका प्रयोग इतना बढ़िया होना चाहिए, उसको प्रयोग करने से हमारे यहाँ प्रदूषण कम हो सकता है। वो जब भी रहे कोल के प्रतिनिधि, क्योंकि वहाँ की कोल इंडस्ट्री डूबती चली जा रही थी। अमेरिका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कोल को, वहाँ पर कंजम्पशन भी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा जी क्लीन एनर्जी की जो बात करते हैं वो स्कैम है, उनके लिए बिजनेस है। मैं कोल को बढ़ाने को यूज़ करने के लिए बढ़ावा दूंगा, ऐसा उनका मैसेज था। तो पहली बार किसी भी देश का सबसे पावरफुल शक्तिमान देश, उसका अध्यक्ष कह रहा है कि आप जो लोग यूनाइटेड नेशन में बैठ कर के भाषण करते हैं या असेंबली में आपने क्लीन एनर्जी के लिए रेजोल्यूशन पास किए हैं, वो सब बोगस है। कोयला से किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है। मैं ये कोला, मेरा प्यारा कोला, उसको आप प्रयोग करिए। उसने और भी मजाक उड़ा दिया। वो सबसे ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे, ये जो यूनाइटेड नेशन के अंदर क्लीन एनर्जी एनवायरनमेंट के लोग जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं हर चीज़ को बदलने के लिए। उन्होंने कहा जी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसका प्रयोग तो सिर्फ बेईमानी है। कहते जब ज़्यादा पर वहाँ पर गर्मी पड़ती है किसी प्रदेशों के अंदर, कहते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। पहले भी होता था, बता रहे थे कि इससे पहले भी होते थे। तब भी कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मौसम के हिसाब से, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे हिसाब से होता रहता है। कहते जब ठंड पड़नी शुरू हो गई तब ये साइंटिस्ट लोग कह रहे नहीं, ये तो क्लाइमेट चेंज हो गई है। भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का धप करके मजाक उड़ाया। उसने क्लाइमेट चेंज हुई है इसलिए सामान और बनाना चाहिए। कहते $1 ट्रिलियन से कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को देना पड़ रहा था। चाइना कुछ देता नहीं है। यूरोप के लोग अपने पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। यूरोप के पीछे सबसे ज़्यादा पड़े ट्रम्प साहब कि यूरोप सबसे फैशनेबल वर्ड यूज़ करता है क्लाइमेट चेंज, और वहीं पर प्रस्ताव करता है जी क्लाइमेट अकॉर्ड जो हुआ है उसके अंदर अमेरिका को काफ़ी आर्थिक कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध में हूँ। तो बोलते क्या उसके ऊपर, ये फैशनेबल वर्ड जो हैं आज सारे इंडिया के अंदर रोज़ हमारे प्रधानमंत्री भी, बाकी लोग भी, जहाँ भी जाइए क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं।
जिसमें कोल का प्रयोग नहीं होता है। उन ट्रम्प साहब का ये कहना है कि ये सब बोगस है, आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन को रोकते चले जा रहे हैं, आर्थिक नुकसान इसके हो रहे हैं, इसके लिए हमारे को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ये सब स्कैम है, बंकम है, ढकोसला है। उसके बाद वो दूसरी बात पे आ गए। उनकी भाषा का तो बड़ी रंग बिरंगी भाषा होती है। कहा कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, जो इमिग्रेशन लोग आ रहे हैं, जो घुसपैठिए जो आ रहे हैं, यूरोप इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, यूरोप के अंदर से लोगों के, कि उनकी शक्ल ही बदल जाएगी। यूरोप अपने ऊपर इमिग्रेशन के ऊपर अपने देश को बर्बाद किए चले जा रहा है। हमारे देश ही कल्चर बर्बाद हो जाए। कहते हैं मैं अमेरिका में ये नहीं होने दूंगा, मैंने ये सब रोक दिया है। इमिग्रेशन को बढ़ा करके यूरोप अपनी आइडेंटिटी को ख़राब करना चाहता है। आई लव यूरोप, यूरोप ही ग्रेट, मैं यूरोप से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहुत मोहब्बत है। परंतु यूरोप एनर्जी के मामले में और इमिग्रेशन के मामले में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, इसको रोकना चाहिए। वहाँ भी उन्होंने एक पुलिस की तरह भाषण दे दिया कि आप इमिग्रेशन जितने आ रहे हैं उनको बंद करिए, नहीं तो आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी अपनी जो एक किस्म से क्रिश्चियन जो देश कहलाते हैं, उनका सारा का सारा समाप्त हो जा रहा है। इंग्लैंड के बारे में तो बहुत ही बुरा बोले। कहते हैं वहाँ का मेयर तो सबसे खतरनाक आदमी है, क्योंकि वहाँ मुसलमान मेयर है कई 10 सालों से, जो कई कहते हैं अच्छा काम कर रहा है, परंतु उसके पीछे ही पड़ गए, क्योंकि उसको उन्होंने वहाँ पर जो अभी गए थे इंग्लैंड के अंदर, तो जो वहाँ के किंग चार्ल्स ने उनके लिए डिनर रखा था, ट्रम्प साहब ने एक शर्त लगाई थी कि मेयर उस डिनर में नहीं होगा। टेररिज्म जो है वो समझते हैं कि जो एग्रेसिव टेररिज्म जो है, जो बिगड़ा हुआ मुस्लिम टेररिज्म है, उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। तो उन्हें जाते ही पहले कंडीशन लगा दी कि मेरे डिनर में वो नहीं आएंगे। पहली बार हुआ है वहाँ पर कि वहाँ का मेयर स्टेट गेस्ट जो हो उसके डिनर में महंगाई ना हो। ये सिंबॉलिक है। प्रेसिडेंट सबसे बड़े देश का, सबसे पावरफुल देश का ये कहना चाहता है कि इस व्यक्ति का मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा। तो ये भी एक भाषण उन्होंने वहाँ पर जाकर दे दिया। और फिर चाइना के खिलाफ लग कर के डर डर के बोले कि चाइना अपने आप कोई भी कंडीशन उसके ऊपर लागू नहीं होती। यूरोप वाले अपने ऊपर कंडीशन लगाए जाते हैं, दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, परंतु वहाँ पर अपने ऊपर नहीं लगाते। तो बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स को जाकर के आप ला करके कहते इतनी पॉपुलेशन जो है आपके यहाँ बाहर से आ रही है, वो अपने देशों में उनको वापस भेजिए, क्योंकि आपके ऊपर आर्थिक प्रेशर भी पड़ रहा है, आपके ऊपर आपके यहाँ अशांति भी फैलती चली जा रही है। मैं अपने देश में सबको कर रहा हूँ और यूनाइटेड नेशन को कहा कि आप तो केवल लेटर लिखते हैं, मैं काम करता हूँ। जैसे भारत के बारे में कहा और बाकी चीज़ों के बारे में कहा कि मैंने अभी युद्ध रुकवाए हैं। अब कौन से रुकवाए हैं, कैसे रुकवाए हैं, ये तो वही जानते हैं। भारत के बारे में फिर दोबारा रिपीट कर दिया, जबकि हमने कई बार कहा कि उनका लेना था हमारे साथ नहीं है। तो एनर्जी को लेकर के, इमिग्रेशन को लेकर के शांति के दूत बन करके प्रेसिडेंट साहब अपनी हेकड़ी मारने में बाज नहीं आए। परंतु उनका कहने का तरीका देखिए कि वो चाहते क्या हैं कि ट्रंप जो हैं पिछले 4-6 महीने से जब तक राष्ट्रपति बने हैं, वो देश का आर्थिक नक्शा, किसी अपने देश का और सारे भूगोल में बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं। जो एक तरफ चलने का ढांचा है सब लोगों का, उसको अलग से वो बदलना चाहते हैं। उन्होंने तो अफ़गानिस्तान से कहा कि जो हम बना करके आए थे वहाँ पर अपना एक अड्डा, वो हमारे को वापस कर दीजिए। अफ़गानिस्तान छोड़ के आप भागे अमेरिका से, अमेरिकन भाग के गए, पर कहते हैं अफ़गानिस्तान को मैं वहाँ ले लूँगा। उससे उन्होंने कनाडा को कहा कि मैं अपना स्टेट बना लूँगा। उससे पहले से किसी और को कहा फिनलैंड के पास जो आइसलैंड है मैं उसको ले लूँगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जो डिसरप्शनिस्ट कहते हैं लोग कि ग्लोबल डायलॉग जो है उसको बदल देना, आर्थिक दिशा को बदल देना, कूटनीति को बदल लेना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। अब इजराइल के साथ तो हैं, उसके साथ वो ये भी कहते हैं पैलेस्टीन के साथ भी सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हम जो हैं सऊदी अरेबिया से दोस्ती भी करेंगे। तो दोनों तरफ से मिलकर चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप है तो बिजनेसमैन ना। तो बिजनेसमैन होने के नाते उनको लगता है कि अमेरिका का डॉलर कैसे बचा रहेगा। डॉलर बचाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं कि डॉलर के प्रति एक कैंप बनते चालते हैं कि विश्व को डी डॉलर कैसे करें, कि डॉलर सारे विश्व की करेंसी क्यों बने। इसके प्रति एक अभियान चल रहा है जिसके चाइना, इंडिया, ब्राज़ील सब आगे बढ़ रहे हैं। परंतु वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है ग्रेट अगेन, जो उन्होंने भाषण दिया मागा जिसको बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो सारा का सारा उनका भाषण उसी तरफ चल रहा था। अपनी मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको एड्रेस कर रहे थे। उसका असर वहाँ पर कितना पड़ा
ये तो आने वाले समय ही बताएगा। परंतु जिस सब्जेक्ट को उन्होंने चुना, कोई भी सब्जेक्ट उन्हें छोड़ा नहीं, जिससे उनको प्यार है। परंतु ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट यूरोप ही दिखाई देता था। इंडिया तो है ही। इंडिया के बारे में कई खबरें बुलाई जा रही हैं कि इंडिया का फैसला मैंने कराया, मैंने 7 युद्धों को रुकवाया, उसमें से इंडिया पाकिस्तान का भी एक युद्ध है, उसको भी मैंने रुकवाया। परंतु यूरोप को बार-बार ये कह रहे थे कि यूरोप, रशिया, चाइना मिल कर के यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। एक तरफ यूक्रेन का साथ देते हैं, दूसरा उनके माध्यम से एनर्जी तेल खरीद करके उसका ही फ़ायदा हो रहे हैं। तो जितना आप यूरोप को आरोप लगाया कि आप लोग मिल करके ना केवल अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं इमिग्रेशन ला करके, आप रशिया के साथ, चाइना के साथ मिल करके भी यूक्रेन को भी ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं, तो आपको सोचना चाहिए। तो 7 युद्ध रुकवा दिए उन्होंने, पर यूरोप को अटैक करने का मतलब क्या था? क्योंकि वो भी उनकी तरह गौरव प्रदेशों से आते हैं। तो केवल यही है कि उनकी लीडरशिप के अंदर ही काम होना चाहिए। जैसे पैलेस्टीन इनका है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया कुछ लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, अमेरिका ने उसको अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। तो ये जो ग्लोबल राजनीति है, उसके अंदर ट्रंप साहब जो हैं, हर चीज़ का एक फ़ॉल्ट ढूँढ लेते हैं। मेरे में फ़ॉल्ट है, मैं सबसे अच्छा हूँ, परंतु बाकी सब लोग जो हैं, सारे विश्व के खिलाफ़ काम कर रहे हैं, सारे अपने देशों के खिलाफ़ काम कर रहे हैं, और हमारे प्रति तो उनका घृणा बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अभी तक हमारे देश ने सरेंडर नहीं किया। हमारे 2 मंत्री वहाँ पर हैं, पीयूष गोयल और जयशंकर जी, वो बातचीत वहाँ से कर रहे हैं, परंतु एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली फीडबैक भी दिया गया कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, तो हम आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि दवाइयाँ यहाँ से जाती हैं, सॉफ्ट दवाइयाँ जाती हैं जो हमारी, उसके ऊपर हम 250% भी ड्यूटी लगा सकते हैं। $1 लाख तो आपने फीस लगा दी नए वीज़ा के लिए, आपने 50% टैरिफ भी लगा दिया। जब वहाँ पर बात, एक तो आप यूनाइटेड नेशन असेंबली में खड़े होकर भारत को गाली दे रहे हैं, दूसरा आप वहाँ पर जो हमारे मंत्री हैं, एक तरीके से मैसेज भिजवा रहे हैं कि अगर आप बात नहीं मानोगे तो हम आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बंद कर देंगे। ये बुली जिसको कहते हैं कि दादागिरी करना, ट्रंप ने जो दादागिरी शुरू की है, जो तब से आए दफ्तर में, वो अभी तक चल रही है। उनका उद्देश्य क्या है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। पहले तो ये था कि शांति का वो जो नोबेल प्राइज़ जीतना चाहते, तो वो तो डेट निकल गई। उसके अंदर तो मिले, क्योंकि चाहते थे कि उनको किसी ना किसी तरीके से एक नोबेल प्राइज़ मिल जाए। अब क्या करने के लिए लग रहे हैं? क्यों अगले बार चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अभी 3 साल उन्हें बाकी हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी प्रेसिडेंट वहाँ पर 2 से ज़्यादा टर्म में नहीं रह सकता। परंतु 2 बार ये लगातार नहीं बने, क्योंकि एक बार पहले बने, फिर हार गए, अब दूसरी बार बने। क्या ये लगातार लड़ सकते हैं कि नहीं? 80 साल के लगभग होने वाले हैं। जब तक हटेंगे तब तक 84 साल के हो जाएँगे। क्या किसी और को बनाने की तैयारी कर रहे हैं? परंतु ये तो स्पष्ट है, जो पोलराइजेशन जो हैं, कि वाइट्स नॉन वाइट्स में, नेशनलिस्ट और लिबरलिस्ट में, कि उन्होंने पूरा का पूरा, जैसे वाशिंगटन जो है लिबरल के पास था, उन्होंने कहा मैं टेक ओवर कर लूँगा, तो फेडरल ऑर्डर कर दिया, वाशिंगटन डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। उसमें कोर्ट में केस गए, हर तरह से इन्हें बैन करने की कोशिश की। वहाँ के जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनको बुलाकर घर में कहा कि आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाइए, सब जगह बंद करिए, वहाँ के अमेरिकन डॉलर बचाइए, अमेरिका के अंदर रखिए, हमारे लोगों को नौकरी दीजिए। ये जो एक राष्ट्रवाद की भावना, अमेरिका राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, कल्चरल राष्ट्रवाद, इन सबको मिला कर के ट्रंप जो हैं, सारे विश्व के अंदर एक नए किस्म के नेता उभर कर के आ रहे हैं। इसका नुकसान कितना उनका होगा, कितना बाकी का होगा। जो एक पोलर वर्ल्ड था, बाइपोलर वर्ल्ड था, अभी उन्होंने यूनिपोलर बनाने की बात की कि अमेरिका के अंदर सारा विश्व काम करेगा, वो लगता है टूटता दिखाई दे रहा है। अलग अलग दर बनते जा रहे हैं, गुट बनते चले जा रहे हैं। ब्रिक्स बन गया, उसके बाद चाइना, यूरोप बात करके कुछ और बनाने जा रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर एक खतरे की निशानी तो है, परंतु ट्रंप को उससे कुछ लेना देनी है। मेरे ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नारा उनका ये है, मागा तो है ही, पर ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, ये उनकी इच्छा है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीरी, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार।